देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, मैं हूं रीना। खैर मकदम है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम में जिसका नाम है रोज़गार से कामयाबी तक। और रोज़गार से कामयाबी तक के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के बारे में। दरअसल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को डिज़ाइन करने और बनाने से जुड़ी हुई है। इसमें आप कहाँ के इन कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं, क्या कुछ स्कोप है इसमें, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक पैकेज देख लेते हैं जो आपको बताएगा कि आखिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है क्या। हमारा मुल्क हिंदुस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है, क्योंकि 60% से भी ज़्यादा आबादी ज़राअत और इससे मुंसलिक कामकाज पर मुनहसिर है। एक वक्त था जब पुराने तरीके से खेती करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से न सिर्फ ज़राअत को नई रफ्तार मिल रही है, बल्कि इसमें रोज़गार हासिल करने के नए मौक़े भी मंज़र-ए-आम पर आ रहे हैं। खेती में टेक्नोलॉजी और मशीनरी के बढ़ते दायरे के सबब ही नौजवान आज बेहतर मुस्तक़बिल की तलाश में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जैसी स्ट्रीम में तालीम हासिल कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियर खेती के लिए उस नई टेक्नोलॉजी व मशीनरी को सामने लाते हैं जो कि खेती में मदद करती है, ताकि किसान अपनी खेती की क्वालिटी को बढ़ा सकें और कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकें। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग खेती के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जदीद तकनीक को जोड़ने का भी काम करती है। एग्रीकल्चर इंजीनियरों के लिए सरकारी इदारों में कई जॉब प्रोफाइल मौजूद हैं। वहीं मौजूदा वक्त में तो प्राइवेट सेक्टर भी एग्रीकल्चर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बड़ी तादाद में एग्रीकल्चर इंजीनियरों को जॉब दे रहे हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में बीटेक और एमटेक किए हुए नौजवान रियासती हुकूमत के इदारों, फूड एंड प्रोसेसिंग शोबों, रिसर्च शोबों के साथ कई दिगर शोबों में भी नौकरियां हासिल कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जिसकी माईशत काफ़ी हद तक ज़राअत पर मबनी है, अब इसमें मशीनरी व टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के सबब एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का शोबा नौजवानों के लिए बेहतर मुस्तक़बिल की नई राहें हमवार कर रहा है। उम्मीद है इस पैकेज के ज़रिए आपने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग को कुछ हद तक जान लिया होगा। इस फील्ड से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज हम आपको एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में करियर के क्या हैं इम्कानात, इस पर अहम जानकारी दे रहे हैं। और अब हमारे सेगमेंट करियर की बात एक्सपर्ट्स के साथ के तहत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियरिंग डिवीज़न के हेड प्रोफेसर पीके साहू जी। खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। मैं कृषि अभियांत्रिक संभाग के तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के ये हेड हैं, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिवीज़न के हेड हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, एग्रीकल्चर बहुत अहम है हमारे मुल्क में, क्योंकि ज़्यादातर आबादी जो है वो कृषि से जुड़ी हुई है। ऐसे में टेक्नोलॉजी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग, इन दोनों को जोड़ के जिस तरह से काम आज के दौर में हो रहा है, ऐसे में अगर हम एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के फील्ड को आपसे समझना चाहें तो क्या रोल है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का? हम तो यही कहेंगे, एग्रीकल्चर बिना इंजीनियरिंग से चल ही नहीं सकता आज के ज़माने में, क्योंकि कोई भी किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पर कोई किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। उसका एक ही कारण है, एक तो इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो थॉट प्रोसेस है वो कभी गया ही नहीं है,
और दूसरी है कोई बैल के पीछे भागने के लिए आजकल के नौजवान तैयार नहीं हैं। उसी में आपकी तकनीकी जो है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का भूमिका आता है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का भूमिका सिर्फ आपकी समय पर सब काम कराना नहीं होता, उसमें ये जो एग्रीकल्चर प्रोफेशन को कैसे थोड़ा सा नाम दे, उसमें जो काम करने वाले उनको कैसे कंफर्ट दे, उसके बारे में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग काम कर रहा है। तो हम तो यही कहेंगे बिना एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के एग्रीकल्चर करना आज के ज़माने में संभव ही नहीं है। एक तो आप अगर देख रहे होंगे काफ़ी हद तक आपकी जो लेबर फोर्स है वो दूसरे इंडस्ट्री के तरफ जा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में काम करने के लिए लोग की काफ़ी मात्रा में कम संख्या है। और दूसरी है हाल ही में जो 2020 में आपकी कोविड जो हुआ था, उसमें दो ही चीज़ आपकी आगे उभर के आई। एक हम कहते हैं फार्मा और फार्म। फार्मा तो सभी जानते हैं, जो वैक्सीन वगैरह बनाए, ये बनाए, उसी में लोगों का जान बची। पर उससे पहले आपकी खाद्यान्न की जो सुरक्षा है उसको करने के लिए आपकी फार्म या एग्रीकल्चर जिसको आप लोग कहते हैं, कृषि जो है वो सामने आई। पर उसी टाइम एक तो किसी को जाने की प्रतिबंध थी, कोई भी लेबर फोर्स चाहे बिहार से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, पंजाब के तरफ या हरियाणा की तरफ, वो जाने का संभव नहीं था। तो काम हो कैसे? उसी टाइम आपकी जो कृषि मशीनरी है उसी से किसानों ने अपना काम कराया। और हमें और आप सभी को खुश होनी चाहिए, क्योंकि बिना लेबर फोर्स से आपकी काम करते गए हैं लोग। किसान अपने उपज जो है अच्छी तरीके से उसको हार्वेस्टिंग किए, उसको मंडी में ले गए। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, सभी के लिए पाबंदी थी आने जाने में, पर कृषि यंत्र की आने जाने में कोई पाबंदी नहीं थी कोरोना के समय में। और ये भी भारत सरकार का निर्णय था, क्योंकि बिना कृषि यंत्र से उसी टाइम तो एग्रीकल्चर हो ही नहीं पाता। तो हम तो कहेंगे कि बिना इंजीनियरिंग के, बिना कृषि अभियांत्रिकी के कृषि करना आज के ज़माने में संभव नहीं है। बिल्कुल, पहले से ही इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि अभी आपने बताया कि कोविड के टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में किस तरह के बदलाव यहाँ पर इस फील्ड में देखने को मिले हैं आपको? लोगों का जो जागरूकता और बढ़ी है। और उसी कोविड के टाइम में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। सभी सेक्टर में जैसे हम कहते हैं ना, डाउनग्रेड में जा रहा था, पर ट्रैक्टर की जो सेल है वो ऊपर जा रहा था। तो उसी से एक अंदाज़ा हो सकता है लोगों की कृषि अभियांत्रिकी या कृषि यंत्र की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अच्छी जानकारी मिली। और किसान जो है अभी उसको व्यवहार करने में और इस्तेमाल करने में कोई उनको तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि बिना खाद्यान्न से तो कुछ चलेगा नहीं। इसीलिए, और ये एक इंजीनियरिंग है जो आपकी फूड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो है फूड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी किसी इंजीनियरिंग ऐसे फूड सिस्टम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो फूड सिस्टम ऐसी चीज़ है सर जो हम सभी के साथ जुड़ी हुई है। इसके बारे में कुछ ना कुछ हम हमेशा से जानते ही हैं। इसमें टेक्नोलॉजी को लेकर आपका इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। नौजवानों की बात करें तो कोर्स करने के बाद किस तरह के चांसेस हैं उनके करियर के ग्रोथ के? इसमें चांसेस तो बहुत हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो है जैसे बीटेक शुरुआत होती है आपकी अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से। बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के बाद बच्चों ने कोई मास्टर्स करते हैं, एमटेक करते हैं, पीएचडी करते हैं। कुछ जो अगर चाहे तो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा सकते हैं। और जैसे मास्टर्स में भी कई सारे स्पेशलाइजेशन आ जाता है आपकी, जो सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी एंड पावर के ऊपर, और आपकी एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चरल प्रोसेस इंजीनियरिंग। प्रोसेस इंजीनियरिंग में अभी थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि जैसे आपकी भारत सरकार ने किसानों की आय दुगना करने की एक नारा लगाए थे जी। तो वो किसानों की आय तो दुगना हो सकता है दो तरीके से। एक तो आपकी लागत उसमें कम हो, लागत कम तो होगा अगर आपकी उसमें मशीनरी के इस्तेमाल हो, कम समय में आपकी काम हो तो उसमें लागत कम होगा। पर उसके बावजूद भी अगर प्रसंस्करण करके
आपकी वैल्यू एडिशन किया जाए, जी। उसमें आपका आमदनी जो है और बढ़ जाएगा। तो किसानों की आय जो दुगुना करने के लिए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के जो तीनों सब डिसिप्लिन हैं, ये सभी उसी में आते हैं। और मैं अगर जो सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग की बात करूं, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, आपकी जो वाटर रिसोर्सेस है, पानी का उपलब्धता जो है काफ़ी कम होते जा रहे हैं। एक तो कुछ लोग ये बातें करते हैं अगले अगर विश्व युद्ध होगी वो पानी के ऊपर ही होगी। अगर ये चीज़ रहा तो हम एग्रीकल्चर में पानी की उपलब्धता में कम पानी में कैसे मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये एक नारा दिया गया था भारत सरकार के तरफ से। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया था, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो उसी में हमारे जो है सूक्ष्म सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, उसमें भी काम हो रहा है। और उसके साथ साथ जागरूकता भी बढ़ाया जा रहा है, जैसे आपकी रेन वाटर कंजर्वेशन के लिए वो जागरूकता बढ़ाया जा रहा है। और कई सारे वाटर एफिशिएंट जो टेक्नोलॉजी है उसको निर्माण करने में, संरचना करने में और साथ साथ पॉपुलराइज करने में, ये सब काम एग्रीकल्चरल इंजीनियर ही बेखूबी कर सकते हैं। और कोई इंजीनियरिंग इसमें ये काम करने में सक्षम। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। सबसे बड़ी आबादी हम बन चुके हैं और ऐसे में पानी भी कम हो रहा है और डिमांड बढ़ती जा रही है। आपने बताया कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है कि कैसे कम पानी में ज़्यादा खेती की जा सके। अगर कोर्सेज़ की बात करें हम इस फील्ड में, तो किस तरह के कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं और आगे इसमें क्या ग्रोथ के चांसेस हैं, किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है, वो सारा प्रोसेस जानना चाहेंगे। अभी जो फिलहाल आपके ICAR में कई सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे आप जहाँ पर हैं वो अगर देखा जाए, आपको पता होनी चाहिए ये विश्व में एक अग्रणी, सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए भी एक संस्था है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत है, वो एक अग्रणी संस्था है शोध में और साथ साथ आपकी शिक्षण में भी। और शिक्षण में आप सिर्फ देश भर से बच्चे नहीं आते, विदेश से भी बच्चे आकर के यहाँ पढ़ाई करते हैं। और ऐसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत और कई सारे संस्थान हैं जिसमें ये शिक्षण भी दिया जा रहा है। और शिक्षण के ये तो रही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात मैं कर रहा हूँ, साथ साथ कई सभी राज्यों में, लगभग कई सारे राज्यों में आपकी कृषि अभियांत्रिकी कॉलेज भी है। आपकी जो विश्वविद्यालय और विद्यालय, महाविद्यालय की जो हम बात करें, डिफरेंट कॉलेजेस इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, वो पूरे आपकी भारतवर्ष में वो है। वहाँ से बीटेक करके बच्चे निकलते हैं और साथ साथ में से जैसे बताया 3-4 स्पेशलाइजेशन में काम करते हैं। एक तो फार्म मशीनरी एंड पावर, जिसमें मेकनाइजेशन की हम बात करते हैं, अलग अलग कृषि यंत्र बनाना और उसको किसानों के लिए कृषि यंत्र कैसे मदद करेगा, उसमें काम करते हैं। और दूसरे जो है, हमने सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की बात बताएं, उसमें वाटर यूज एफिशिएंटली कैसे हो सकता है, उसमें काम किया जाता है। और तीसरी जो है आपकी प्रसंस्करण के ऊपर काम करते हैं। और वो लोग भी, वो जो बच्चे हैं, वो स्पेशलाइजेशन ज़्यादा तक आपकी स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करते हैं। प्रसंस्करण के साथ साथ एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर जैसे वेयर हाउसिंग वगैरह में वो बच्चे काम करते हैं। और वो जो स्पेशलाइजेशन है उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो काम करते हैं। अभी और एक नया फील्ड में भी काम कर रहे हैं लोग, जो रिन्यूएबल एनर्जी, हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी, उसमें भी एग्रीकल्चरल इंजीनियर बहुत ही बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। जो सोलर एनर्जी के ऊपर इतना ज़्यादा दिया जा रहा है, फोकस हो रहा है भारत सरकार के तरफ से, उस फील्ड में भी एग्रीकल्चरल इंजीनियर काम कर रहे हैं और अच्छे सफलता के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये आपने इम्पोर्टेंस बताई है। साथ ही आपने बताया कि बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ये कोर्सेज़ कराते हैं। ऐसे में जो आपका इंस्टीट्यूट है ख़ास तौर पर, वो इसमें क्या कुछ खास कर रहा है, ख़ास क्या है वो जानना चाहेंगे। और रिसर्च क्या हो रही है आपके यहाँ पर, ये भी बताइए। आप तो इस संस्थान में अभी बैठे हुए हैं
और साथ में कई सारे आप छोटे बड़े मशीन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें हमारे जो है हम कोशिश यही रहता है, क्योंकि भारत का जो कृषि है ये इसी तरीके का कहीं आपको मिलावट नहीं मिलेगा। मिलावट का मतलब ये है छोटे किसान भी मिलेंगे, बड़े किसान में भी मिलेंगे, और जहाँ पर आपकी बड़े बड़े मशीन सिर्फ काम नहीं करेगा उसमें छोटे किसानों के लिए भी आपकी मशीन की आवश्यकता है। तो हम यहाँ जो काम करते हैं छोटे किसानों के लिए कैसे जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में क्या काम हो सकता है उसके ऊपर काम करते हैं, बड़े किसानों के लिए भी काम करते हैं। ड्रोन से लेकर के छोटे हल तक भी हमारा काम होता है। और ये संस्थान जब से शुरुआत हुई थी वहाँ से तो छोटे छोटे मशीन बनाया जाता था, और आजकल हम ड्रोन के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर, एग्री रोबोटिक्स एक नई जो फील्ड है, एग्री इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हम लोग उसी में काम कर रहे हैं और अच्छे काम हो रहा है। उसका जो एडवांटेज है वो किसानों को मिलेगा। सर, आपने जैसे कि शुरू में बताया था कि इस फील्ड को लेकर दिलचस्पी लोगों की कम है। आपने कहा कि किसान का बेटा जो है वो किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने, वो उसे कुछ और बनाना चाहता है। लेकिन आपने साथ ही ये भी बताया कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, कोविड के टाइम पे डिमांड और ज़्यादा बढ़ी है। क्या कोई बदलाव दिलचस्पी में नौजवानों की इसको लेकर देखा गया है कोविड के बाद से? हम आपको बता दें, मैंने जो बताया था किसान के बेटा अपने को किसान, बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। मैंने ये नहीं बताया था एग्रीकल्चरल इंजीनियर अपने बेटे को एग्रीकल्चरल इंजीनियर नहीं बनाना चाहते हैं। हमारे ऐसे कई साथी हैं जिनके बेटे वो एग्रीकल्चरल इंजीनियर हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये बताए थे किसान नहीं चाहते हैं, किसान नहीं चाहते हैं, पर एग्रीकल्चरल इंजीनियर ज़रूर बेटे को एग्रीकल्चरल इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और इस फील्ड में बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं बच्चे। तो इसमें तो बच्चों को और जागरूकता ज़्यादा है। इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या काम हो रहा है? हम आपको ये बता दें, हम कोशिश यही कर रहे हैं जो 12th लेवल में 12th तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में जा कर के, हमारे एक प्रोफेशनल सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स। वो प्रोफेशनल सोसाइटी के ज़रिए हम जा कर के वहाँ बातें करते हैं, बच्चों से जागरूकता बढ़ाते हैं। तो उसके बाद हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, अभी हमारे यहाँ पहले से सिर्फ आपकी पीजी कोर्सेस था, एमटेक और पीएचडी का कोर्स चलता था। पिछले साल से हम लोग बीटेक का भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी शुरू कर दिया। बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का एडमिशन हुआ है और हमें बताने में खुशी हो रही है इस संस्थान में जो भी बच्चे आते हैं वो हायर रैंक्स में ही रहते हैं। बहुत ही कम रैंक में यहाँ का सीट ख़त्म हो जाता है। तो इस संस्थान के लिए, इस संस्थान में पढ़ने के लिए मुझे कहने में हर्ष होती है, जो हमें जो बच्चे मिलते हैं बहुत ही अच्छे बच्चे मिलते हैं। जी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं, आपने बताया जैसा कि बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इसको लेकर शिक्षा दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो कितना अहम है इस फील्ड के लिए? इंस्टीट्यूट का नाम तो अहम है क्योंकि हम पेडिग्री मानते हैं, जो विरासत जिसका अच्छा होता है उनका ये होता है। पर इसके साथ साथ और भी एक चीज़ जानना बहुत आवश्यक है, सिर्फ इंस्टीट्यूट के नाम से ही सब कुछ नहीं चलता। तालीम अच्छा होना चाहिए, साथ साथ उनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने शुरू किया है उसमें कई सारे ऐसे पहलू हैं जिसमें बच्चों का जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है। और यहाँ पर हम कोशिश यही करते हैं जैसे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो। किस तरह के स्किल्स ज़रूरी हैं इस फील्ड के लिए? जो मैंने अलग अलग आपको डिसिप्लिन के बारे में बताया, उसी डिसिप्लिन में जैसे डिज़ाइन के ऊपर स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। डिज़ाइन में हमारे यहाँ बच्चे जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो कहते हैं, प्रो ई सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करके उसमें काम करते हैं। रोबोटिक्स के ऊपर वो बच्चे काम करते हैं। तो ये इस तरीके से स्किल अगर डेवलपमेंट होता है वो आगे जा कर के एक अच्छा प्रोफेशनल बनेंगे। हमें ये पूरे उम्मीद है वो अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे। बिल्कुल सर, हर फील्ड की अपनी कुछ चुनौतियां होती हैं। अगर हम इस फील्ड की बात करें, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की, तो इसमें नौजवानों के सामने इस फील्ड में जो आते हैं किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं? चुनौतियां तो हर एक फील्ड में हैं, आपने खुद ही बता दिया। इस फील्ड में कोई भी बच्चा जैसे हायर स्टडीज़ करता है, एंटरप्रेन्योरशिप हम चाहे कुछ भी कह लें,
वो बच्चों के दिमाग में रहता है सरकारी नौकरी कैसे मिले, और सरकारी नौकरी के जो दायरा है बहुत कम होते जा रहा है, धीरे धीरे सरकारी नौकरी जो है कम होते जा रहा है। तो ये एक चुनौतियां हैं। जैसे जो राज्य सरकार है, एक तरफ से हम कहते हैं कृषि जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, और राज्य सरकार अगर जागरूक नहीं होंगे, अगर आपकी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट नहीं खुलते हैं, तो उसमें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं उनको कैसे ये किया जाएगा। कोशिश हमारे पूरे हैं। आपकी जो मैंने बताया था एक प्रोफेशनल सोसाइटी है, उसके तरफ से अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार की जो सबसे बड़े मंत्री है, कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके द्वारा हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा, चिट्ठी लिखा जे वहाँ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का डायरेक्टरेट खुलवाया जाए। वहाँ डायरेक्टरेट अगर खुलवाएंगे, राज्य की कई सारे समस्या जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टरेट उनको अच्छी तरीके से हैंडल करेगा, और एक तो बच्चों को नौकरी भी मिल जाएगी, और जो चीज़ दूसरे लोगों से करवाया जा रहा है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग को लिफ्ट इरिगेशन में लिया जाता है, लिफ्ट इरिगेशन सिविल इंजीनियरिंग का वर्क फील्ड नहीं है, तो उसमें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो अभी क्या है, वो सोच नहीं है राज्य सरकार की, वो सोच नहीं है, पर कुछ राज्य सरकार ने, हाँ, हमें बताने में खुशी हो रही है, मध्य प्रदेश जैसे वहाँ पर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डायरेक्टरेट खुला हुआ है, तमिलनाडु में वो लोग कोशिश में लगे हुए हैं, उड़ीसा में भी पूरे उसी में जा रहा है जो डायरेक्टरेट खोलने में। तो ये कई सारे राज्यों में इस शुरुआत हो गई है। अभी सरकार की समझ में आ रहा है, अगर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के डायरेक्टरेट हम खोलेंगे, ये फ़ायदा होगा, दोनों तरफ से फ़ायदा होगा। उसमें बच्चों को नौकरी भी मिल जाएगी, और जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जितने काम हैं, इन्हीं लोगों से वो करवा सकते हैं। बिल्कुल सर, कंपटीशन हर फील्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस फील्ड में भी कंपटीशन है। ऐसे में स्टार्टअप्स भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी कामयाब हो रहे हैं इस फील्ड में। तो इनोवेशन और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इन दोनों को आप कैसे कनेक्ट करते हैं? इनोवेशन, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एक सिक्के की दो पहलू हैं। अगर बिना इनोवेशन से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग तो चलेगा नहीं। हम आपको जैसे बता रहे थे, हम शुरुआत किए थे हल से, अभी आकर के हम पहुंच रहे हैं रोबोटिक्स के ऊपर, अभी आकर के हम पहुंच रहे हैं ड्रोन के ऊपर। तो ये जो है इनोवेशन तो बहुत ज़रूरी है, और कई सारे स्टार्टअप एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के जो टेक्नोलॉजी है उसी में काम कर रहे हैं। तो आपने बहुत कुछ हमें जानकारी दी है, इसमें कोर्सेज क्या कर सकते हैं, क्या क्या आगे स्कोप है नौजवानों के लिए। अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मैसेज आप इस फील्ड में जो नौजवान आने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, बिना शंका किए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सब कुछ बंद हो सकता है, खाना तो कभी बंद नहीं हो सकता। तो फूड सिस्टम के साथ जो इंजीनियरिंग जुड़ा हुआ है, तो जब फूड सिस्टम बंद नहीं होगा, वो इंजीनियरिंग भी बंद नहीं होगा, उस इंजीनियरिंग का डिमांड भी कभी बंद नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा सा कभी नीचे आ जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, पर ये जो इंजीनियरिंग है ये हर बार रहेगा ही रहेगा। और बायोलॉजी और इंजीनियरिंग के साथ साथ जुड़ के एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो बनता है, वो ना बायोलॉजी बंद होगी ना इंजीनियरिंग बंद होगी। तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए बिना बेझिझक आइएगा, अपने कोशिश कीजिए, अपना स्किल डेवलपमेंट कीजिए, और एक अच्छा प्रोफेशनल होकर निकलिए। कुछ देश के लिए भी कीजिएगा, कुछ अपने लिए भी कीजिएगा। मेरा तो यही कहना है, कोई शंका मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में खुशी से आइएगा, एडमिशन लीजिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर पीके साहू, जो हमें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से जुड़ी अहम जानकारी दे रहे थे। अब रुख कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसके तहत हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ नौकरियां हासिल कर सकते हैं और किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं।
उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपके करियर से जुड़े किसी और फील्ड पर करेंगे बात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। मन की बात है जन जन